जय माता की मित्रों, आज बात करते हैं रोहिणी नक्षत्र में शुक्र ग्रह की। रोहिणी नक्षत्र जिनके बारे में पौराणिक कथाओं तो शायद आपने बहुत कुछ सुन रखी होगी। राजा दक्ष की 27 पुत्रियां जिनका चंद्रमा के साथ विवाह संपन्न हुआ था, उन्हीं को नक्षत्रों का तत्व माना जाता है। एक कहानी उसमें भी मिलती है, आपके भागवत में भी, कि बलराम जी की माता का नाम भी रोहिणी था, वो भी नक्षत्रों का ही तत्व है। तो ठीक है, मेरा अपना जो विचार है वो थोड़ा अलग है कि ये पौराणिक कथाएं और कहानियाँ एक अलग चीज़ को इंगित करती है, लेकिन उनके जो तत्व है वो नक्षत्रों से कनेक्ट है। मतलब आप इसको इस तरह से देखें कि पृथ्वी पे या ब्रह्मांड में जो तत्व विचरण कर रहे हैं, चाहे वो ग्रहों के रूप में हो, चाहे राशियों के रूप में हो, चाहे नक्षत्रों के रूप में हो, वो साक्षात वो देवता जिनको हम लोग बोलते हैं कि जैसे चंद्रमा बुध ग्रह से बुध देवता से कनेक्ट करते हैं, तो वो साक्षात वो चीज़ मेरे को थोड़ा दिमाग में सेट नहीं होता है, क्योंकि वो देवता या देव या ईश्वर वो एक अलग मैटर है, और उनके तत्वों के द्वारा जो ब्रह्मांड का जो संचालन होता है वो अलग चीज़ है। जैसे हम लोगों में परमपिता परमेश्वर का अंश सब जीवों में विद्यमान है, हम लोगों में भी, लेकिन हम लोग साक्षात परमपिता नहीं है। वो एक लंबी रेस है जिसके लिए हम लोगों को बहुत ज़्यादा सोच समझ के दौड़ना पड़ेगा, तब वो तत्व है जो हम लोगों में है वो अपना साकार रूप लेगा और बृहद परिमाण में हम लोगों के शरीर को वो कन्वर्ट करेगा उस तत्व में पूरी तरह। तब हम लोग साक्षात ईश्वर है, तो फिर हम लोग साक्षात ईश्वर में विसर्जन हो जाता है हम लोगों के शरीर का। तो वैसा ही कुछ ग्रह नक्षत्रों के बारे में मेरी परिभाषा है कि उनके तत्व है जिनके द्वारा इस ब्रह्मांड का संचालन होता है। उसी तरह रोहिणी नक्षत्र है। रोहिणी नक्षत्र का स्वामित्व जो है वो चंद्र ग्रह को दिया गया है, और इनकी राशि वृष होती है। जिनका भी रोहिणी नक्षत्र में चंद्रमा विद्यमान होता है उनकी राशि वृष होती है, और वृष राशि का स्वामित्व शुक्र ग्रह के पास है। जिसका भी रोहिणी नक्षत्र होगा उसका गण मनुष्य होगा, योनि सर्प होगी। योनियों के बारे में जितनी भी योनि आती है नक्षत्रों के अधीन, उनके बारे में अलग से पाठ कौन सी योनि में कैसा हो सकता है जहाँ तक शुरुआत में, तो वो पाठ मेरा दिया हुआ है। 4 चरण हर नक्षत्रों के होते हैं। हर नक्षत्रों के चरणों का अलग अलग स्वामित्व ग्रहों को प्रदान किया हुआ है। पहले चरण में रोहिणी नक्षत्र में मंगल है, दूसरे चरण में शुक्र है, और तीसरे चरण में बुध है, चौथे चरण में चंद्रमा है। एक चीज़ मैं आपको बोल देता हूँ कि मेरा कोई पहले से कोई लिखा हुआ पढ़ने का वैसा मेरा कुछ नहीं है मेरे चैनल में। मैं आपको जो बोलता हूँ, जो भी स्टडी है या जो भी पढ़ना है वो तो बहुत पहले हो चुका है। ये अलग बात है कि आज भी पढ़ते रहते हैं, लेकिन मैं कोई स्क्रिप्ट नहीं बोलता आपको। उस समय जब वीडियो बनाता हूँ, जो चीज़ मेरे दिमाग में आती है और जो चीज़ मेरे ध्यान में आती है कि ये मैंने पढ़ा भी था, और कुछ चीज़ें क्या है अभ्यास में जब इतना सालों से हम लोग करते हुए चल रहे हैं, तो वो उसका भी एक वो हो जाता है दिमाग में सेट कि भाई हाँ, इस नक्षत्र में, इस चरण में, इस ग्रह का ऐसा इफेक्ट जातक के जीवन में पड़ता है। बाकी सबका अपना अपना महत्व है, उनको कोई अस्वीकार भी नहीं कर सकता कि केवल एक नक्षत्र की वजह से या केवल एक राशि की वजह से या केवल एक ग्रह की वजह से कभी कुछ नहीं होता है। जितने भी तरीके जन्म कुंडली के विषय में, चंद्र कुंडली या सूर्य कुंडली के विषय में जो बताए गए हैं, उनका संपूर्ण विवेचन और उसका आपस में सम्मिलित करके जो निर्णय बताया जाता है वो ही भविष्य कथन होता है। किसी एक के ऊपर डिपेंड होके कि किसी ने सुन लिया मेरा रोहिणी नक्षत्र है
और उसने चैनल के द्वारा या किताबों के द्वारा पता कर लिया कि रोहिणी नक्षत्र के बारे में ये बताया गया है, तो मैं या मेरा बच्चा या मेरी पत्नी या मेरा भाई बहन ऐसा होगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। हो सकता है आपको जिस नक्षत्र के बारे में बताया गया हो, या मैंने भी नक्षत्रों के बारे में सब वीडियो पोस्ट किए हुए हैं, तो उसमें खराब और अच्छी चीज़ें सब कुछ होती है, जैसे हम लोगों के अंदर होती है। खराब चीज़ भी है, अच्छी चीज़ है। समय के ऊपर, उस समय ब्रह्मांड में कौन से ग्रह की रश्मियाँ हम लोगों के ऊपर ज़्यादा चल रही है, ज़्यादा मात्रा में आ रही है, और उस ग्रह से कनेक्टेड हम लोगों को जन्म कुंडली के हिसाब से कैसा फल होगा, तो वो तुरंत निर्णय होता है कि किसी समय आदमी तो बहुत अच्छा है, लेकिन ऐसा गुस्सा में आया या ऐसा उसका दिमाग में कोई स्ट्राइक किया कि उसने गलत काम कर दिया। वो हमेशा गलत नहीं था। तो ग्रहों का अपना, नक्षत्रों का अपना एक इफेक्ट उस पर्टिकुलर समय में होता है। और नक्षत्रों के से किसी ने खराब बोल दिया कि ये नक्षत्र खराब है, आपका जन्म नक्षत्र अश्लेषा है या गंडमूल है या और कोई नक्षत्र, उसमें थोड़ा सा खराब किसी ने बता दिया, वैसा हो ज़रूरी नहीं है। जब नक्षत्रों का हम लोग अध्ययन करते हैं तो उसमें बहुत सी बातें हैं। पहली बात तो एक जन्म नक्षत्र, दूसरी बात लगन नक्षत्र, और तीसरी बात सूर्य नक्षत्र, कि सूर्य आपका कौन से नक्षत्र में विचरण उस समय कर रहा है। बहुत कम कुंडलियाँ ऐसी होती है जिनका लगन, सूर्य और चंद्रमा एक ही प्लेस में फिक्स हो, कि तीनों लगन एक ही जगह है और तीनों का नक्षत्र भी एक ही। तो वो तो कोई 0.01% में किसी कुंडली में मिलेगा ऐसा चीज़। अगर एक ही लगन में हो तो भी नक्षत्र अलग अलग हो सकता है, क्योंकि एक राशि में मोस्ट प्रोबेबली 2.5 के आसपास नक्षत्र आते हैं। तो किसी नक्षत्र के बारे में कुछ बताया गया, उसको सोच के भ्रमित होने में कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि अब जैसे मैंने जो पाठ चालू कर रखे हैं ग्रहों को प्लेस करके, तो आप देखिएगा कि नक्षत्रों का एक अपना एक अलग इफेक्ट होता है, जिससे बच्चे की फाउंडेशन बनती है, लेकिन उस समय के ग्रह के भी उस फाउंडेशन में मददगार होते हैं। डिक्रीज या इंक्रीज करने में उनका भी बहुत बड़ा हाथ होता है। तो आपका रोहिणी नक्षत्र का स्वामित्व चंद्रमा के पास है, लेकिन अगर पहले चरण में है तो उसका स्वामित्व मंगल के पास है। तो आपको अब देखना पड़ेगा कि चंद्र और मंगल की आपकी कुंडली में स्थिति क्या है। से चंद्र की आपने पता कर लिया कि रोहिणी नक्षत्र में, चलिए कोई बात नहीं है, तो मंगल का स्थिति तो आपको देखना पड़ेगा कि मंगल कहाँ स्थित है, और मंगल को कौन से ग्रह देख रहे हैं, कौन से नक्षत्र में वो स्थित है, तब जाके कुछ समझ में आएगा। उसके बाद में वर्ग कुंडलियाँ हैं, भावों का अपना एक अलग विश्लेषण है, फिर दशा महादशा है। तो किसी एक चीज़ को सुन के या पढ़ के भ्रमित होने में कोई फ़ायदा नहीं है। और ये तो आप दिमाग से ही निकाल दीजिए कि ज्योतिष जैसा सब्जेक्ट आदमी पूरा जिंदगी सीखता है। कभी भी उसमें कोई बोले कि मैं पारंगत हूँ या मेरे से बड़ा कोई इस क्षेत्र में विद्वान नहीं है, तो आप फिर उनसे भविष्य कथन करवाना ही गलत है। कारण जैसे हर चीज़ों का अपना एक रिसर्च होता है, ज्योतिष भी वैसे ही देश काल परिस्थिति के हिसाब से इनके फलों में न्यूनता और अधिकता आती है। गोचर के हिसाब से इनके फलों में भी चेंज होते रहते हैं, और ये निरंतर रिसर्च चलते रहता है इसमें। आप ये मत सोचो कि ये कोई एक श्लोक लिख दिया और उसका फिक्स विवेचन है, वैसा ही होगा, वैसा कुछ नहीं होता है। श्लोक से ज़्यादा अभ्यास डिपेंड करता है, श्लोक से ज़्यादा आपका माइंड डिपेंड करता है कि आप उसके अर्थ को कितनी अच्छी तरह से समझ रहे हो। एक बुक आपको, जैसे आप एजुकेशन भी करते हैं, तो एक बुक आपको दे दी गई और उससे पढ़ के आप चलिए, उसी से संबंधित क्वेश्चन आए पेपर में, पास हो गए। लेकिन अगर इंटरव्यू में जाएंगे, कोई ज़रूरी है उस बुक से कनेक्टेड ही पर्सन आए, कुछ ऐसे क्षेत्र से भी आ सकते हैं जहाँ पे आपने पढ़ा ही नहीं है। तो ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, वैसे ही ज्योतिष ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। ये हमारे दिमाग के ऊपर, हम लोगों के दिमाग के ऊपर निर्भर है कि हम लोगों का दिमाग इस मामले में कितना एक्टिव है। लेकिन हाँ, ये बात ज़रूर है, मेरा तरीका थोड़ा अलग है। हो सकता है आपको ख़राब लगे, अच्छा लगे, वो तो आप कमेंट करके ही बताएंगे। लेकिन मैं कोशिश ये करता हूँ
कि हम लोग जो नॉर्मल भाषा यूज करते हैं घरों में आपस में बोलते समय, मैं उसी तरीके से समझाने का कोशिश करता हूँ। और जहाँ तक ग्रह है, नक्षत्र है, या कोई भाव है, या वरक कुंडली, दशा महादशा, देखिए प्रारब्ध का भोग जो फिक्स हो गया, हम लोग बोलते हैं ना पूर्व जन्म के हम लोगों के प्रारब्ध है उसको भोगना पड़ेगा, हकीकत है भोगना पड़ेगा। लेकिन 25 या 30 साल बाद में या 20 साल बाद में जब हम लोग अपने कर्म में उतरते हैं और उसका जो भोग है, अगर हम लोगों में क्षमता है तो उस समय का या इस समय का किया हुआ इस जन्म का भोग भी हम लोग इसी जीवन में भोग के निकल सकते हैं। ये आपको अपने अंदर ऐसा परिवर्तन करना पड़ेगा जिसकी वजह से कुछ शेष नहीं रहे, बैलेंस जीरो रहे। और जब जिस इंसान का जिस जन्म में भी बैलेंस जीरो हो जाता है, फिर उसको वापस आने का ज़रूरत नहीं है, फिर उसको ग्रह नक्षत्र देखने का ज़रूरत नहीं है। तो ये तो बहुत ही एक अलग विज्ञान है, उसके विषय में फ़िलहाल हम लोग चर्चा नहीं कर रहे हैं। लेकिन इतना स्लाइड ज़रूर बोलूँगा कि इसके लिए पढ़ के सुन के भ्रमित होने में कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, सनातन धर्म का जो सर्वोच्च ज्ञान है, जिसको ज्योतिष, जिसको वेद का आँख बोला जाता है, कि जिसको आए बगैर आपको वेद समझना मुश्किल है, उस ज्ञान का अपना महत्व है। वो पहले भी था, आज भी है, और जब तक ये पृथ्वी या ब्रह्मांड रहेगी तब तक इसका महत्व रहेगा। आप मानो या ना मानो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत सी जनता नहीं मानती है, बहुत से आदमी नहीं मानते। अब आप बोलेंगे कि भाई ये जाति के लोग नहीं मानते या विदेशी लोग नहीं मानते, नहीं, सब मानते। अपने अपने धर्म के हिसाब से उन लोगों ने उसकी व्याख्या अलग तरीके से की हुई है। आप पश्चिम देशों में जाएंगे तो वहाँ भी ज्योतिष है, वो पूरी तरह सूर्य के ऊपर आधारित है। बाकी मैं ज़्यादा इस विषय में डिटेल में कुछ बताना नहीं चाहता, क्योंकि हो सकता है कुछ शब्द मेरे अलग टाइप के निकल जाए, और दूसरी बात है वीडियो भी बहुत फिर लंबा हो जाता है। जिस सब्जेक्ट को मैं लेके बैठा हूँ उसी के विषय में बात करते हैं, उसी पे वापस आते हैं हम लोग। शुक्र ग्रह की बातें हम लोग आज कर रहे हैं। प्रथम चरण में अगर रोहिणी नक्षत्र के प्रथम चरण में शुक्र हो तो जातक धनी, सभी सुविधाओं से पूर्ण जीवन बिताता है, और थोड़ा बहुत मतलब संघर्ष करते हुए, ऐसा नहीं है कि उसको बचपन से ही सब सुख मिलते हैं, वो एक अलग बात है। गॉड गिफ्टेड है, कोई बच्चा किसी संपन्न परिवार में पैदा हो गया, शुरू से ही उसको वो मिल रहे हैं। लेकिन वो जब अपना संघर्ष चालू करेगा तो मोटा मोटी वो 35 साल के आसपास जाके वो संघर्ष उसका इनकम में कन्वर्ट होगा, मतलब वो सफल होना चालू होगा। लेकिन 35 साल तक उसको संघर्ष चलता रहेगा। ऐसा नहीं है वो बैठ जाएगा या वो कोई दरिद्र हो जाएगा या उसके पास कुछ नहीं रहेगा, सब कुछ रहेगा, लेकिन उसकी महत्वाकांक्षा बड़ी होगी, क्योंकि शुक्र ग्रह का फल है। तो महत्वाकांक्षा बड़ी होने की वजह से वो संतुष्ट नहीं होगा कि आज 2 रुपये मिल रहा है, लेकिन उसकी कल्पना या उसकी इमेजिनेशन 50 रुपये की है, तो वो 2 रुपये में कहाँ संतुष्ट होगा, फिर 2 से 5 होगा, 5 से 8 होगा। ऐसे करते करते वो 35 साल बाद में हो सकता है 50 क्या, 100 क्या, 200 क्या, 500 भी हो सकती है। तो वैसा उसके संघर्ष और बाकी ग्रहों का कैसा कंडीशन उसका कुंडली में है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। दूसरे चरण में जातक कुछ कलाओं में निपुण होगा, जैसे चित्रकारी हो या कोई और पेंटिंग वगैरह हो, और संगीत में उसकी विशेष रुचि होगी। संगीत में रुचि भी हो सकती है, और अगर हो सकता है वो खुद भी एक अच्छा संगीतकार हो, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप देखिए दूसरे चरण में शुक्र को स्वामित्व दिया है रोहिणी नक्षत्र को, और रोहिणी नक्षत्र में शुक्र को स्वामित्व है, चंद्रमा को स्वामित्व है पूरे रोहिणी नक्षत्र का। तो शुक्र दूसरे चरण में अगर शुक्र प्लेस होता है तो शुक्र वैसे भी संगीत वगैरह के मामले में शुक्र का विशेष योगदान रहता है आदमी के जीवन में, उसके साथ चंद्रमा का भी रहता है। अगर चंद्रमा और शुक्र का एक शुभ योग मिल जाए वहाँ पे, तो फिर वो संगीतज्ञ भी हो सकता है। लेखन और अभिनय के गुण भी ऐसे जातकों में होते हैं। फिर शुक्र के बगैर तो आप मान ही नहीं सकते कि कोई कलाकार या एक्टर बन सकता है। उनका शुभ योग होना ही पड़ेगा शुक्र और चंद्रमा का।
तभी जाके ऐसा कुछ होता है। जब तक पारिवारिक जीवन से संपूर्ण सुखी हो, उसको कोई टेंशन नहीं आएगी। तीसरे चरण में शुक्र अगर हो तो कुछ यहाँ पे कुछ रोग होने की संभावना बताई गई है, और कुछ क्या है कि उसके साथ कुछ विशेष इफेक्ट समाज का भी हो सकता है या परिवार का भी हो सकता है, या अपना कर्म क्षेत्र में सर्विस है, बिजनेस है, चाहे कोई भी लाइन में, जिस लाइन में भी वो हो, तो उसका कुछ फ़ायदा उठाते हैं लोग, भोलेपन की वजह से बोल सकते हैं आप, या वो कम बोलता है, या वो ज़्यादा इस विषय में मतलब डीपली अध्ययन नहीं करता है, तो उसका कुछ फ़ायदा भी लोग उठाने का कोशिश करेंगे। चतुर्थ चरण में जब तक हो तो पारिवारिक आर्थिक स्थिति बहुत सॉलिड होती है, और परिवार के सदस्यों के बीच में भी कुछ विशेष ट्यूनिंग होती है, मतलब अच्छा प्यार होता है आपस में एक दूसरे के साथ। तो चारों चरणों का मैंने फल बता दिया। अब दूसरे ग्रह जब रोहिणी नक्षत्र में बैठे हुए शुक्र पे दृष्टि डालेंगे, उनका क्या प्रभाव होगा, उसके विषय में चर्चा करते हैं हम लोग। अगर सूर्य की दृष्टि हो रोहिणी नक्षत्र, चरणों का मैंने बता दिया, अब रोहिणी नक्षत्र में शुक्र ग्रह किसी भी चरण में प्लेस हो, अगर शुक्र पे सूर्य की दृष्टि हो तो फीमेल है तो मेल से, और मेल है तो फीमेल से, उसके कारोबार में हो, सर्विस में हो, रोज़मर्रा की लाइफ में हो, कुछ विशेष लाभ ऐसे जातकों का होता है। लेकिन यहाँ पे मेल और फीमेल, फीमेल और मेल का योगदान होता है, लेकिन पारिवारिक जीवन में कुछ अशांति हो सकती है, क्योंकि सूर्य की दृष्टि है तो ऑब्वियसली वो कुछ न कुछ इफेक्ट तो देगा, वो अच्छा भी देगा तो थोड़ा बहुत वो खराब भी करेगा। चंद्रमा की दृष्टि हो तो जातक मृदुभाषी, मीठा बोलने वाला, परिवार में श्रेष्ठ होगा। मतलब चंद्रमा की अगर शुक्र पे दृष्टि है तो ऐसा फल होगा। अगर मंगल की दृष्टि हो तो जातक को किसी भी परिस्थिति में डिगने की जो कैपेबिलिटी रहती है आदमी की, जो अध्यात्म के द्वारा समझ लो आप, या ग्रह नक्षत्र के द्वारा समझ लो कि भाई कोई भी परिवार में कोई तकलीफ आ गई, कोई आ गई, तो आदमी मतलब उसका हृदय साथ छोड़ देता है, उसका मतलब वो संभालने नहीं सकता उस परिस्थिति को। मंगल की दृष्टि होने से ऐसा जातक आप कठोर हृदय भी बोल सकते हैं, या ऐसा जातक ये भी बोल सकते हैं कि वो परिस्थिति को संभालने में ज़्यादा रुचि लेता है बनिस्पत परिस्थिति को भोग के रोने के। वो रोने का कोशिश नहीं करता है, वहाँ पे जो भी तकलीफ आई, पीड़ा आई, उसमें वो पूरे परिवार को संभालने की क्षमता वाला ऐसा जातक होता है अगर मंगल की दृष्टि हो। बुध की दृष्टि हो तो कुछ आकर्षक बनाती है इंसान को, तो जीव को थोड़ा वो अट्रैक्टिव जिसको बोलते हैं ना, कि कुछ हम लोग बोलते हैं ना कि हिप्नोटाइज्ड हो गया आदमी से, तो ऐसा कुछ अलग ही आकर्षण ऐसे जातकों में होता है, और स्वभाव से भी ऐसा इंसान शांति प्रिय होता है। गुरु की दृष्टि हो सो सब सुख सुविधा से युक्त होता है, चाहे वो परिवार का हो, चाहे हेल्थ का हो, चाहे पैसे का हो, चाहे घर का हो, एवरीथिंग, मतलब सबसे अच्छा फल गुरु का यहाँ पे अगर शुक्र रोहिणी नक्षत्र में प्लेस है, गुरु की दृष्टि है तो गुरु का फल होता है। शनि की दृष्टि थोड़ी खराब होती है यहाँ पे। अब बोलते हैं ना कि हम लोग सुनते भी हैं या जन्मपत्री में भी बताया जाता है, और पाराशर जी ने या जो भी वराहमिहिर जी ने, बैद्यनाथ जी ने जितने भी फल बताए हैं कि शुक्र और शनि का साथ में प्लेसमेंट या एक दूसरे पे दृष्टि अच्छा योग फल देती है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि शुक्र अगर रोहिणी नक्षत्र में प्लेस है और कहीं से शनि की दृष्टि है उसके ऊपर, तो कोई अच्छा फल नहीं देती। मतलब हर तरफ से वो परिवार से, समाज से दूर करने की कोशिश करती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको परिवार और समाज से दूर करती है, इसका मतलब आप योग, ध्यान, साधना, अध्यात्म, ईश्वरीय शक्ति उसकी तरफ अग्रसर होंगे। मतलब आपको सांसारिक मोह से दूर ले जाती है ऐसी दृष्टि, और आदमी को एक उच्च दर्जे का, चाहे वो गृहस्थ में भी रह सकता है, समाज में भी रह सकता है, लेकिन उच्च दर्जे का सन्यासी बोल सकते हो आप,
जो छोटी मोटी बातों से कोई मतलब नहीं रखता हो, जिसके पास मान अपमान का कोई मीनिंग नहीं हो, जिनको अच्छा मिले बुरा मिले उस खाने से कोई मतलब नहीं हो, मतलब जो अपनी इंद्रियों को पूरी तरह अपने वश में रख सके, ऐसा शनि का फल शुक्र पे, रोहिणी नक्षत्र पे बैठने से शुक्र पे शनि की अगर दृष्टि है तो ऐसा फल यहाँ पे बताया गया है। जो मेरे हिसाब से आज के टाइम जब मैं इस योग को देखता हूँ तो ये योग मेरे को बहुत अच्छा लगता है। अब आप मेरी उम्र के हिसाब से सोच सकते हो या शुरू से ही इसी लाइन में हो उसकी वजह से सोच सकते हो, लेकिन मैं बोलता हूँ कि ये योग सबसे सुंदर होता है। लेकिन ये योग फलीभूत होगा क्या? कोई श्योर नहीं भी हो सकता है। उसका कारण है कि आपको देखना पड़ेगा शनि कौन से नक्षत्र में और कहाँ से दृष्टि डाल रहा है, और रोहिणी नक्षत्र में शुक्र कौन से भाव में विराजमान है, कौन से भाव से और कौन कौन से ग्रह उसको देख रहे हैं, कितने अंशों पे, वरक कुंडलियों में क्या इफेक्ट आ रहा है, तो सब कुछ सम्मिलित करके ही देखना पड़ेगा। कोई भी अच्छा फल या बुरा फल जब हम लोग डिसाइड करने जाते हैं तो बहुत कुछ देखना पड़ता है किसी एक नक्षत्र दृष्टि या चरण से। हाँ, कुछ हम लोगों को क्लू मिलता है वहाँ पे कि अब आगे हम लोगों को क्या देखना चाहिए। उसके बाद में जातक की स्टोरी से कुछ पता चल जाता है कि कौन सी चीज़ इनके ऊपर ज़्यादा इफेक्टिव जा रही है, तो कैसे तत्व इसके अंदर ज़्यादा विराजमान है। तो ऐसा कुछ नक्षत्रों का और ग्रहों का फल होता है जिसको मैं ये तो नहीं बोलता कि आप यहाँ पे सुनोगे तो बहुत ज़्यादा ज्ञान आपको हो जाएगा, मैं ऐसा कुछ नहीं बोलता। ज्ञान के लिए आपको खुद को मेहनत करनी पड़ेगी। आप चैनल भी सुनो, बुक भी पढ़ो, और सबसे ज़रूरी है इसके विषय में आपको कुछ समय के लिए, चाहे 5 मिनट से ही आप शुरू करो, आपको ध्यान साधना अपने इष्ट की करनी ही पड़ेगी। उसके बिना ये ज्ञान आना बहुत मुश्किल है। खाली बुक पढ़ने से या चैनल देखने से इस ज्ञान को प्राप्त करना बहुत मुश्किल है, बहुत समय लगेगा। लेकिन बेसिक नॉलेज भी अगर आपको हो तो हम लोग बहुत कुछ भ्रमों से निकल सकते हैं। और मेरा चैनल चलाने का उद्देश्य भी यही है कि बेसिक नॉलेज कम से कम प्रत्येक घर में एक मेंबर को होना जरूरी है, जिससे क्या है, जीवन की जो दिनचर्या है, परिवार के जो संस्कार है, जो कुछ इन सालों में हम लोग छोड़ चुके या भूल चुके, उसको वापस अपनाया जाए। वो दिनचर्या को वापस हम लोग अपने परिवारों में चालू करें। तो ये जो ग्रह नक्षत्र के जो मतलब गलत जो इफेक्ट हम लोगों पे आ रहे हैं, जिसका प्रेजेंट में तो बहुत अच्छी तरह हम लोग देख रहे हैं, उससे बचा जा सके। संस्कारित बने, अपने और अपनों का ध्यान रखें, और सबसे अच्छा है ज़्यादा नहीं तो कम से कम 5 मिनट प्राणायाम और अनुलोम विलोम जरूर करें। इनसे भी ग्रहों की बहुत कुछ दृष्टियों से बचाव हम लोगों के शरीर को मिलता है। तो जय माता की मित्रों, आशा है आपको पाठ पसंद आया होगा। कोई भी क्वेश्चन हो पाठ से संबंधित आप कमेंट करें, आपको 100% आंसर मिलेगा। मैं वाणी को विराम देता हूँ। जय माता।